के रिवीजन की, इसमें हम बात करेंगे जनरली अबाउट चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा एल्डिहाइड, कार्बन कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों ही फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है जो इसका बेस है, जिसको बोलते हैं हम कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप क्या है? को अगर कोई कार्बन जुड़ा हो कुछ इस तरीके से तो इसे कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। ये जो कार्बन है ये sp2 कार्बन है। ठीक, ये ऑक्सीजन जो है जिसके ऊपर पार्शियली निगेटिव करेक्टर चार्ज रहता है और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रहता है। दैट्स वाई ये जो सेंटर है ये बिहेव करता है एक तरीके से एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इट अट्रैक्ट्स ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी जो नॉर्मली तुमको रिएक्शन देखने को मिलेंगी जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे। एडिशन रिएक्शंस होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई देखो कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके अंदर एक तो कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है जो हमने देख लिया। और इसके अंदर जो कार्बन है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो कार्बोनिल और ग्रुप के अंदर क्या होता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के मिलने से बनता है और इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 120 होगा। तो वो कैसा हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। और इसकी स्ट्रक्चर की जो ज्योमेट्री आएगी वो ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर आ जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि एक तरीके से ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो पहली चीज़ तो तुम्हारी यही समझने वाली है। दूसरी हमने देखा कि भाई देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव होती है ऑक्सीजन ज़्यादा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। पोलर का मतलब क्या? एक तरफ पार्शियली निगेटिव चार्ज आएगा, एक दूसरी तरफ पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये चीज़ हमको देखने को मिलेगी। फर्दर अगर हम समझें जैसे कार्बोक्सिलेट के अंदर बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है जो डीलोकलाइज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीजन एंड हेंस ये शो करता है आपको रिजोनेंस स्ट्रक्चर। रीजन क्या है ये देखिए, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे सपोज करें ये कोई R है, ये जुड़ा है C, ये डबल बॉन्ड आ गया और इस साइड में आ जाएगा O और H। लेकिन अगर बाई चांस क्या हो कि ये अपने ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को छोड़ दे, क्योंकि एसिड है तो एसिड तो बड़ी आसानी से ऑक्सीजन को मतलब हाइड्रोजन छोड़ देगा और जैसे ही वो हाइड्रोजन छोड़ेगा यानी कि H पॉजिटिव निकल गया तो ऑक्सीजन के पास आ गया निगेटिव चार्ज। अब फर्दर क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेंस में। अब ये रेजोनेंस में गया तो हमारे पास क्या बनेगी? रेजोनेंट स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी, जिसके अंदर O के ऊपर निगेटिव चार्ज और इस साइड में आ जाएगा ऑक्सीजन। अब ये फर्दर फिर वापस आएगा तो इस तरीके से क्या होती है? यहाँ पर रेजोनेंस एस्टेब्लिश हो जाती है जो इस मॉलिक्यूल को मोर स्टेबल बना देती है इन आयनिक फॉर्म। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर में हमने बात की थी भाई एल्डिहाइड जो होते हैं, एक तो एल्डिहाइड है, एक लेट्स से यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। एक तो एल्डिहाइड है, ठीक, एक है कीटोन, कीटोन और एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अगर कहीं पर फर्दर ये आए तो इनके नाम के लास्ट में, इसके नाम के लास्ट में ये सा वाला वर्ड ऐड होता है हमेशा, अल। इसके नाम में होता है ऑन और इसके नाम में होता है ओइक एसिड। यानी कि मैं इसको लिख के दिखा देता हूँ। इसके नाम के लास्ट में ऐड होगा अल, इसके नाम के लास्ट में कोई भी जितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो उसके ऑन होगा और इनके नाम के लास्ट में हो जाता है ओइक एसिड। दैट इज व्हाट द नेम ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमको बस थोड़े से एडिशन करने होते हैं जो हमने पिछले नामों में बहुत सारों में पढ़ रखा है कि भाई नॉमेनक्लेचर कैसा करना है। ठीक, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर एक वीडियो देख लें, फर्दर आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं कि इस फॉर्मूले की। ठीक है, तो जो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है C डबल बॉन्ड O और ये आ गया H। तो ये होता है, इस चीज़ को बोलते हैं हम एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक, अब इससे जुड़ा हुआ है H, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने? 1, तो एक ही नंबर ऑफ कार्बन है। तो अगर हम नाम लिखेंगे तो मेथे और अल ऐड कर देंगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। ऐसे ही यहाँ पर कितने हो गए? 1 और 2 कार्बन हो गए तो इसका नाम हो जाएगा एथेनल। ठीक, तो इसमें एथेनल हो जाएगा। और कॉमन नाम में क्या होता है? इसका जो कॉमन नाम होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बेसिकली क्या किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है टू प्रिजर्व डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स की डेड बॉडीज को सड़ाने से बचाने के लिए इनको स्पेसिमेन जो होते हैं, स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करते हैं हम इनके थ्रू। यानी कि बायोलॉजी लैब में जो तुम जानवरों की बॉडीज देखते हो तो वो किस लिक्विड में प्रिजर्व की जाती हैं? तो वो इसी का लिक्विड होता है जो होता है
लगभग लगभग 38 या 40% का लिक्विड बनाते हैं जिसके अंदर प्रिजर्व करते हैं। ये है तुम्हारा दूसरा वाला जिसको हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तो इसका नाम कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड और आईयूपीएसी नाम है इसका एथेनॉल। कीटोन के बारे में हमने बात की थी कि नाम के जैसे इनके नाम के लास्ट में अल आ रहा है, वैसे इसके नाम के लास्ट में ई हटा के क्या जोड़ देते हैं, ऑन। जैसे आप इसको देखो तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है कीटोन का, उसके बीच में ग्रुप ले रहा होता है कुछ ऐसे। बस शर्त क्या है कि ये दोनों साइडों में आर होने चाहिए। आर मतलब या तो ये CH3 हो, या फिर ये C2H5 हो, या फिर ये बेंजीन रिंग हो। बस शर्त ये है कि यहाँ पर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप की दोनों साइडों में कम से कम कोई ना कोई कार्बन हो, जो कार्बन वाले ग्रुप हो वही हो, तभी हम इसको कीटोन बोलेंगे। ये कीटोन का ऐसा कुछ है। और यहाँ पर हाइड्रोजन आता है तो ये एल्डिहाइड हो जाता है, अगर एक साइड हाइड्रोजन आ जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास है कितने, 3, 1 2 3। तो इसका आईयूपीएसी नाम तो हो जाएगा प्रोपेन, और साथ में ऑन तो प्रोपेन नॉन हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4 कार्बन हो गए, तो कैसे, जैसे 2 हैं, 2 और एक 3 और एक 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। ठीक, आईयूपीएसी नाम की जगह अगर कॉमन नाम की बात करें तो इसको जनरली जो पहले वाला जो है इसको नाम देते हैं एसीटोन। और एसीटोन जो है एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है नॉर्मली, हम इसको यूज़ करते हैं सॉल्वेंट की तरह, और ये डिज़ोल्व कर सकता है प्लास्टिक को, डिज़ोल्व प्लास्टिक। तो इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, प्लास्टिक और पेंट इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री। ठीक, इंडस्ट्री। ऑल्सो याद रखना है कि इसको नेल पॉलिश रिमूवर की तरह यूज़ किया जाता है, नेल पॉलिश रिमूवर। ठीक है, तो नेल पॉलिश रिमूवर की तरह भी क्या करते हैं, इस एसीटोन का यूज़ करते हैं। जनरल नाम लिखेंगे तो जैसे दोनों साइडों में मिथाइल ग्रुप थे तो नाम हो जाता है डाई मिथाइल कीटोन। इसी तरीके से एक साइड इथाइल है और एक साइड मिथाइल है तो इसका नाम हो जाएगा एथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, तो ये कॉमन नाम हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने अभी देखा था कि भाई जो भी लास्ट में होगा उसके में ऐड में उसमें क्या ऐड कर देंगे हम, ओइक एसिड ऐड कर देंगे, दैट्स इट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला वाला आया तो इसका नाम होता है कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इसको नाम मिला है एक एंड से जिसका नाम होता है फॉर्मिका, फॉर्मिका। जब ये काटती है तो ये एक एसिड को इंजेक्ट कर देती है, एसिड इंजेक्ट करती है, इंजेक्ट इनटू द बॉडी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, यानी क्या होती है, इरिटेशन होती है। ठीक, तो उसी के नाम पे ग्रीक के अंदर और लैटिन नाम दिया गया उसको, जो उसका नाम था फॉर्मिक एसिड। और यही फॉर्मिक एसिड जो होता है, जो एंट होती हैं, बीज होती हैं, इन सब के डंक में होता है। नाम में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाता है आईयूपीएसी मेथेन और फिर ओइक एसिड। ऐसे यहाँ पर 2 कार्बन हो गए तो इसका नाम हो जाता है एसिटिक एसिड, कॉमन नाम होगा, और एथेनोइक एसिड। ये एसिडिक एसिड का 5 से लेकर 8% तक का जो सोल्यूशन होता है उसे बोलते हैं विनेगर। और विनेगर को यूज किया जाता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव, जिसमें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपने सुना होगा पिकल, अचार वगैरह जो बनते हैं अपने घर पे यूज करते हो ना। और कभी किसी होटल जाते हो तो एथेनॉल वाली प्याज जो आती है, ठीक है, रेड कलर की, वही। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वाले के जिसका नाम है ब्यूटायरिक एसिड। कॉमन नाम क्या है इसका, ब्यूटायरिक एसिड। और ये क्या होता है, अगर आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो ब्यूटानोइक एसिड। खास बात क्या है इसकी, कि जब भी कोई फैट या फिर ऑयल वाली चीज़ रेंसिड होती है, रेंसिड का मतलब जानते हैं आप, सड़ती है, तो सड़ने के बाद उसमें जो फॉर्मेशन होता है ना, वो इसी एसिड का होता है, फॉर्मेशन होता है ब्यूटायरिक एसिड का। और ये ब्यूटायरिक एसिड उसको क्या देता है, स्मेल, जिससे तुमको उसमें गंदी स्मेल आती है, और ऑल्सो बैड टेस्ट। ठीक, तो यही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का, यही सा वाला एसिड। ठीक है, तो यही से वाले एसिड का तुमको ध्यान रखना है खास तौर से। अब बात कर लेते हैं हम रिएक्टिविटी की। भाई देखो, रिएक्टिविटी किसी भी चीज़ की है वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर, और वो फैक्टर्स क्या होते हैं वो हमको यहाँ पे समझना है। ठीक, तो फैक्टर जो होते हैं जनरली वो डिपेंड करते हैं कि भैया कोई भी सेंटर या जहाँ पर भी अटैक होना है, वो अटैक होने वाली जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या ज़्यादा।
अब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा से मेरा मतलब है कम वाली डेंसिटी कम होगी इलेक्ट्रॉन की, इतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, रिएक्टिव फील करेगा, यानी कि उसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी कोई चीज़ आए उस पर और अटैक कर दे। ऑलराइट, दैट इज द रीजन। तो अब यहाँ पर हमको इसी चीज़ को फाइंड आउट करना है कि हाउ दिस थिंग रियली वर्क्स। ठीक, मेरी IUPAC की एक वीडियो पहले बनी हुई है, अगर आप चाहें तो उसे देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। चलो सबसे पहले तो मैं ये टैक्स मिटा देता हूँ, सारा टैक्स मिटा दिया हमने। अब हम फादर इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसकी रिएक्टिविटी के बारे में सोच लेते हैं या समझ लेते हैं। जैसे ये सबसे पहला है फॉर्मिक एसिड। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूँ फॉर्मिक एसिड की, ये है फॉर्मिक एसिड, एक एच ई आया, एक एच ई आया और एक एच आ गया ये। ठीक है, दूसरा बनाता हूँ मैं एसिडिक एसिड, और तीसरा बनाता हूँ मैं कीटोन। ठीक है, इसी तरीके से फर्दर क्या करेंगे, हम बनाते हैं यहाँ पे लेट्स से एस्टर, एंड देन देयर इज द फाइनल थिंग। ये डेरिवेटिव होते हैं, ये जो आप देख रहे हो अभी ये डेरिवेटिव हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम समझेंगे भाई किसकी एसिडिटी कितनी ज़्यादा है और क्यों ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मैं बना देता हूँ ए, इसको मैं बना देता हूँ बी, इसको बना देता हूँ मैं सी, इसको बना देता हूँ डी, और इसको बना देते हैं हम ई। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। लेट्स से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड क्या पोलर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे 3.5। ये जो कार्बन है ये है sp2। अब sp2 कार्बन है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी अराउंड अराउंड बढ़कर 2.5 से लगभग लगभग 2.8, इतना मान लेते हैं हम एवरेज एवरेज करके, बाकी 2.7 या 2.6 के अराउंड होती है अगर हम sp2 के कार्बन की बात करें। क्योंकि मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भैया देखो एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा, ठीक, उतनी क्या होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी। तो इस चीज़ का तुमको याद रखना है। अब भाई देखो यहाँ पे कार्बन तो सारे के सारे sp2 है ना, ठीक, तो सारे के सारे sp2 में तो ये चीज़ तो सबके लिए कॉमन हो गई। अब ऑक्सीजन हर जगह पे, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हर जगह पे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे पार्शियली निगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, सिमिलरली यहाँ पे पार्शियली निगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियली निगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव। ऑलराइट, ओके। अब देन फर्दर जब ये सारे के सारे बॉन्ड पोलर हो गए, तो अब जो दूसरी कंडीशन आती है वो आती है कि भाई कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन रिच है और कहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो लेट्स से इसी चीज़ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो जैसे सपोज करो मैंने अभी बात बोली कि भाई कौन सा वाला कितना इलेक्ट्रॉन रिच है और कौन सा वाला कितना इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो देखो हर कार्बन, ये कार्बन जो है मोर पार्शियली पॉजिटिव होने की वजह से अपनी साइड वालों से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो होती है, हम उसको मान के चलते हैं कि भैया ये टेंडेंसी जो है ना, टेंडेंसी टेंडेंसी जो है ना ये जीरो है। ठीक, हम मेथाइल ग्रुप की कुछ मानते हैं, जैसे सपोज करो कि इसकी हमने जीरो मान ली लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आए तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बिकॉज ये क्या है, मेथाइल ग्रुप है या एथाइल ग्रुप है या कोई भी अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को भेजते हैं कार्बन की तरफ। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ देगा तो इधर क्या होगा, इसकी कंपेयर में और इसकी कंपेयर में दोनों में देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम जा रही है क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन से जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक मिथाइल या एल्काइल या कोई भी ग्रुप आ गया जो क्या करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। यानी कि ये और इसकी कंपेयर में ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच है और ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। अब पहुंचते हैं हम कीटोन पे। कीटोन के पास कितने हो गए, दो ग्रुप हो गए, यानी कि इसका प्लस आई और इसका प्लस वाई। तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर बढ़ा देगा। यानी कि अगर हम इन दोनों में बात करें तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक, और इससे, ठीक है, तो यानी कि ये सबसे ज़्यादा डिफिशिएंट, ये उससे ज़्यादा रिच हो गया और ये सबसे ज़्यादा रिच हो गया अभी तक। अब यहाँ पे पहुँचो, यहाँ पे है हमारे पास ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के पास होते हैं लॉन पेयर। तो लॉन पेयर किधर जाएंगे, इस तरफ। ठीक है, और इसी तरीके से क्या जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये चला जाएगा इधर। तो ये कौन सी प्रोसेस में पहुंच गया, ये पहुंच गया भैया रिजोनेंस की प्रोसेस में। तो यहाँ पे लग रहा है भैया प्लस आर इफेक्ट, यानी कि रिजोनेंस हो रहा है। रिजोनेंस होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम पहुंचते हैं नाइट्रोजन पे।
ठीक। लेकिन यहाँ पे इस कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें 2.8 है बिकॉज sp2 है, लेकिन इस वाले की जो है 3.5 है, तो ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन देगा, मैंने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ठीक है 3.5 है। लेकिन नाइट्रोजन की बात करो तो इसकी होती है 3.0 और इसकी हमने करी थी 2.8, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज दैट इज ए हायरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। अब ये जाएगा तो यहाँ पे रिजोनेंस होगा, तो रिजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, तो ये भी प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाने की टेंडेंसी ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन रुकने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो अगर हम इन सब में देखें तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी क्योंकि रिजोनेंस के थ्रू, इस पे फिर उससे कम होगी, फिर इसके पास सिर्फ प्लस आई इफेक्ट है तो दो है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बढ़ मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इससे तो कम होगी लेकिन थोड़ी ज़्यादा होगी, किसकी कंपेयर में, एक ग्रुप के कंपेयर में। इस पे तो एक भी नहीं है, तो दैट्स वाई ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हाईली रिएक्टिव होगा ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी, फिर होगा डी और फिर होगा ई। तो इस तरीके से तुमको ऑर्डर याद रखना है और यू कैन डिसाइड दैट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन, ठीक। तो अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे अच्छी कमांड है तो यू कैन इजिली डू दैट। बाय द वे, अब बात करते हैं हम एल्डिहाइड के अंदर प्रॉपर्टीज के बारे में। लेट्स बिगिन। तो अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो हम जैसे पहले सबसे पहली चीज़ जो लेते हैं वो मेथनॉल की लेते हैं, ठीक है। तो मेथनॉल क्या है, गैस है रूम टेम्परेचर पर और इसमें इतनी गंदी स्मेल आती है अगर ये एक बार पोर अप कर लो तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर इसका 40% तुम एक्वस सोल्यूशन लेते हो तो इसको हम यूज़ करते हैं या नाम लेते हैं फॉर्मेलिन, और ये यूज़ होता है प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, यानी कि बायोलॉजी लैब में तुमको जो मिलेगा वो यही होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ द मिरर्स, यानी कि मिरर के पीछे जो सरफेस होती है ना वाइट कलर की एकदम चमकीली सिल्वर कलर की, और डीकलराइजिंग द बेड डाइज, ठीक। तो यहाँ पे बेड डाइज का भी यूज़ किया जाता है उसको डीकलराइज करने के लिए। अब फर्दर हम पहुँच गए एथेनॉल पे अपने, तो ये सबसे फेवरेट चीज़ है एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल का एक दूसरा नाम होता है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, ठीक है। तो जब भी हम एसिटल्डिहाइड की बात करते हैं तो इसके बारे में तुमको याद रखना है कि ये एक वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रूम टेम्परेचर पर वेपोराइज हो जाए, तो वॉलेटाइल लिक्विड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। पहला लिक्विड होगा और दूसरा सॉलिड हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द कार्बोहाइड्रेट, और इसका रीजन क्या होता है, पोलरिटी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई इसके अंदर अगर हम ऑर्डर लिखे, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रख ले, तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो याद रखना है तुमको सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। फिर होते हैं एल्कोहल, ठीक। फिर होते हैं अमीन्स, फिर होते हैं भैया यही कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोनिल्स कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन्स आते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं लेट्स से ईथर्स, ठीक। ईथर्स के बाद आते हैं लेट्स से, ईथर के लगभग लगभग होते हैं और यहीं पे होते हैं आपके, चलो हेलो एल्केन ले लो, हेलो एल्केन, ठीक। और इनकी लास्ट में आते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोकार्बन के अंदर जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। और ईथर को हम नॉन पोलर मान के चलते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे हम इनको सबसे लास्ट में रखेंगे, ओके। तो बॉइलिंग पॉइंट का हमने देख लिया, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, पोलर पोलर बॉन्ड होता है, पोलर पोलर बॉन्ड होने की वजह से ये दीज आर, दे हैव डाइपोल डाइपोल interaction, or we can say कि they have a higher boiling point as compared to हाइड्रोकार्बन और ईथर। तो हाइड्रोकार्बन तो सबसे लास्ट में होंगे, उससे पहले इवन ईथर आ जाएगी। फिर कहते हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, अल्कोहल से तो देखो होगा ही क्योंकि इनके पास होते हैं भाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होते हैं भैया डायमर, डायमर प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, कि खुद ये डायमर बना लेता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, तो वो और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब फर्दर बात करते हैं, ठीक। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है अल्कोहल्स में। तो लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर मिजिबल इन वाटर, ठीक है। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, वो कैसे बना लेते हैं, कुछ इस तरीके से, ये है फॉर्मल्डिहाइड, ये पार्शियली निगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, और जैसे ही वाटर के पास आएगा, ठीक है, तो ये होता है पार्शियली पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा फर्दर,
और ये कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये लोअर मेंबर के साथ ही पॉसिबल है, लेकिन हायर मेंबर जैसे बढ़ते हैं ना तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ने लगती है, जिससे पोलैरिटी कम हो जाती है, पोलैरिटी की वजह से फिर दैट विल लीड्स टू solubility decreases with increasing in length of alkyl chain. Got it? तो उसका मेन रीजन होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ना और बढ़ने की वजह से मेन प्रॉब्लम क्रिएट होना। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब हम मूव करेंगे अपने अगले चैप पेज पर, और अगले पेज पर हम बात करेंगे किसकी, जिसके बारे में हम यहाँ तक पहुँचे हैं अभी तक। ठीक है, ओके, अब बात करने वाले हैं हम, ओके, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में क्लियरली हमको बात कर लेनी चाहिए। दैट वुड बी रियली गुड इफ वी डिस्कस अबाउट देम। ओके, अगर हम बात करें एसिटोफिनॉन की, एसिटोफिनॉन होता क्या है, पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एसिटोफिनॉन की स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो जैसे सपोज करें ये कोई बेंजीन रिंग है, यो यहाँ पर है कीटोन ग्रुप और यहाँ पे लग जाए CH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनॉन। गॉट इट? अब इस एसिटोफिनॉन जो है वो एक हिप्नोटिक है। हिप्नोटिक का मतलब होता है स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग यूज्ड इन मेडिसिन अंडर द नेम ऑफ हिप्नॉन। इसका नाम क्या होता है, हिप्नॉन के नाम से यूज करते हैं, यानी कि अगर कोई इंसान इसको थोड़ा सा भी ले ले तो उसको स्लीपीनेस फील होने लगती है। ठीक है, लोअर मेंबर सॉल्युबल हैं वाटर के अंदर, वी ऑल नो, क्यों, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। हायर मेंबर की इंसॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है क्योंकि कार्बन की जो पोलैरिटी है वो घटती जाती है, क्योंकि वहां पर हाइड्रोफोबिक चेंज जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब बात करते हैं हम लेट्स से यहाँ पर प्रिपरेशन की। तो जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं ना, तो प्रिपरेशन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमको समझने पड़ेंगे। पहली चीज़ आती है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन करा दें, जैसे ये है मेरे पास CH3CH2OH, अगर मैं क्या करूँ, इसको Cu के साथ लगभग 300 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हीट करूँ, ठीक, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करूँ, तो ये मुझको देता है ये CH3CHO प्लस H2O। ठीक है, ये दे देता है। दैट प्रूव्स कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ से मैंने क्या निकाल दी, एक तरीके से वाटर निकाल दिया मैंने, नो वाटर, मैंने इससे यहाँ से वाटर मतलब H2 निकाल दिया। ठीक है, ये चीज़ निकाल दी मैंने और ये बन के आ गया मेरे पास क्लियरली। अब क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवा दें अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का, तो हम लेस से यहाँ पे ले लेते हैं इसको CH2OH और इसका कंट्रोल ऑक्सीडेशन करवाएं हम। ठीक है, तो हमने ले लिया यहाँ पे CrO3 के साथ, जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये बनाता है हमारा ये। ठीक है, ये एल्डिहाइड दे देता है फिर से। ठीक, तो पहली प्रोसेस ही हो गई। फिर बोलते हैं कंट्रोल्ड सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ द एसाइल हैलाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस। ठीक, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो यूज़ की जाती है वो होती है ये। ठीक है, ये CO और यहाँ पर Cl। ठीक, और करवाते हैं हम रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे कैसी होती है, H2 के साथ करवाते हैं। ठीक, और कैटलिस्ट लेते हैं BaSO4, वो भी प्लेडेड, और जैसे इसको हीट किया जाता है यहाँ पर ये क्या करता है, जो हाइड्रोजन है वो इस बॉन्ड को यूं तोड़ देगा और हमारे पास ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इससे, तो हमारे पास ये बन के आएगा। तो रोजनमुंड एक नेम रिएक्शन है और बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक, दूसरा हम करवा सकते हैं CrO3 के साथ, तो हमने वो देख लिया था। फिर कहते हैं फॉर्माइलेशन ऑफ एरीन्स विद कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, कोच रिएक्शन इससे नाम से आती है। ठीक है, जब तुम कहीं पर केमिस्ट्री का इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे तुमको ये बहुत अच्छे से पता चल जाएगा बेटा कि ये हुआ क्या है। ठीक, तो वहाँ पे जनरली पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि गेटरमैन रिएक्शन, क्वार्टरमैन कोच रिएक्शन क्या है और गेटरमैन रिएक्शन क्या है, तो इसके बारे में बड़ा सिंपली पूछा जाता है। बकवास है लेकिन चलो फिर भी करना तो पड़ेगा, गरीब आदमी कर ही कह सकता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, जैसे सपोज करें ये है, ऐसे मैं करके दिखा देता हूँ तुमको।
तुम भी क्या इतना दिमाग मारोगे यूँ करके। ऑलराइट, ये बेंजीन रिंग है, CO होता है, सिर्फ CO होता है, सिर्फ CO। और लेते हैं हम साथ में H2। ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं इसकी। वैसे यहाँ पे HCl ले लोगे तो और बेटर है, रिएजेंट यही रहते हैं हमेशा, एनहाइड्रस Cl और क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे के कैटलिस्ट। रिएक्शन करवाते हो, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बन के आता है ये। ठीक है, यूँ करके। ठीक, रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है ये, मतलब मैं तुमको इसकी मैकेनिज्म जरूर बताऊंगा भाई किस तरीके से काम करती है। दूसरा होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजल क्लोराइड। तो सबसे पहले तुम यही समझ लो बेंजल क्लोराइड क्या है। तो बेंजल क्लोराइड की बकवास ये है, CHCl2, इसे बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। जब इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे ना तुमको प्रोडक्ट मिल जाएगा जो बड़ा शानदार प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मैं तुमको दिखाऊं क्या करके ये। ओके, बेंजल क्लोराइड का प्रोडक्ट, चलो फिलहाल तुम अभी समझ लो, हम इसको जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो बेंजल से क्या बन जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करके Cl2 हटते हैं, 2H आते हैं, फिर डिहाइड्रेशन होता है और इसके बाद एल्डिहाइड बन के आएगा हमेशा की तरह। अब बात कर लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन सिमिलर होती है जैसे कि एल्डिहाइड किया है, बस इसके अंदर रिएक्टेंट बदल देते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन करवा दो तुम सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक है, हाइड्रेशन करवा दो तुम एल्कीन का। बस याद रखना कि एल्कीन जो होनी चाहिए वो एक्सेप्ट होनी चाहिए, एक्सेप्ट एल्कीन होनी चाहिए हमारी, एक्सेप्ट एथाइन। ठीक, एथाइन के अलावा कोई भी हो तो ये रिएक्शन हो जाएगी, मतलब कीटोन बन के आएगा। रिएक्शन विद एसाइल क्लोराइड विद डाई एल्काइल कैडमियम, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है भाई। ठीक, इसको तो करवाना ही करवाना है तुमको। इसमें पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद ये यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस जिसके अंदर करवाते हैं एसाइलेशन। ठीक है, दिल्ली पूरा नहीं लिखा है इन्होंने, फिर भी चलो अच्छी बात है, एसाइलेशन। ठीक है, अब आते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी रिएक्शन में करवाऊंगा, डोंट वेरी। फिर बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है प्राइमरी अल्कोहल का, एल्डिहाइड्स का और एल्कीन का। जब भी करवाते हैं हम ऑक्सीडेशन हमेशा हमको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं नाइट्राइल का। नाइट्राइल आप जानते हो कि नाइट्राइल होता है ये RCN। जैसे ही तुम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाओगे वो भी एसिडिक, तो तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ये, साथ में निकलता है ये। ठीक है, तो ये सिंपल सी रिएक्शन है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो भैया ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Br ले लेते हैं। ठीक, और ये होता है भाई कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं होता, मतलब वो लीनियर होता है, लेकिन आप ऐसा समझ लो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और यहाँ अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा ये सब वाला बॉन्ड टूट के पहुँच जाएगा इस तरफ, और हमारे पास बन के आता है बाबू ये CO, और ये आ जाएगा O निगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा भैया Mg पॉजिटिव, और ये आएगा Br। फिर क्या करना होता है, फिर करवा देते हैं हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। ठीक, तो एक वाटर मॉलिक्यूल है, इधर H है, इधर OH है, और ये टूट जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे बन जाता है ये। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं तुमको सिर्फ एडवाइस के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई तुम इस तरीके से कर सकते हो। बाकी रिएक्शन तो सिमिलर होती है न्यूक्लियोफिलिक की तरह। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है जो यहाँ पे लगी हुई है ना वो हमेशा भागती है यहाँ से। तो ये हो गया। अब देखो ये रोजनमून की हमने अभी बात की थी, नेम रिएक्शन है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इस तरीके से रिएक्शन होगी रोजनमून। इसके अंदर क्या होगा, ये H आएगा इधर यूँ करके, ये बॉन्ड टूटेगा, HCl यहाँ से निकल जाएगा, और ये जो है H यहाँ पर जुड़ जाएगा इससे, H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा। फिर अगली रिएक्शन है नाइट्राइल के साथ कराते हैं हम, दैट इज स्टीफन रिएक्शन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या करते हैं, जब पहली बार रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन करने के लिए रिएजेंट यूज होता है, और यहाँ पे बनता है इमाइन, इमीन बनती है, इमीन का करवाते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, तो बन के आता है एल्डिहाइड। ठीक, अगर डायरेक्ट करा देंगे तो तुमको पता है क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। अगली रिएक्शन है इटार्ड, ये तो पूछ लेता है, अक्सर पूछ लेता है कि भैया ये बताओ इटार्ड रिएक्शन क्या है। तो इटार्ड के अंदर क्या करते हैं, ये जो ग्रुप है, ठीक, इसके ऊपर क्या होता है, रिएक्शन होती है, किस क्या बनता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो ये बन के आया है। ठीक, जब ये बन के आता है फिर करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो ये सब का सब हट जाता है और बचता है सिर्फ ये बेंजल्डिहाइड।
तो बेंजल्डिहाइड बनाने की बड़ी अच्छी प्रोसेस है इटार्ट, और एक रिएक्शन इसके बाद ही होती है, बस उसका नाम कुछ नहीं होता, तो इटार्ट तुमको याद रखनी है। फिर होती है क्लेमेंशन रिडक्शन। याद रखना जितने भी, चाहे एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन, इनसे प्रोडक्ट हमेशा बनेगा हाइड्रोकार्बन। ठीक, तो इट्स अ रिडक्शन, याद रखना रिडक्शन है और कंप्लीट रिडक्शन है। ठीक, होता है कि इसके जिंक मरकरी और HCl के साथ कराया जाता है ये। तो ये यहाँ पे इस तरीके से। फिर अगला है बॉल्फ क्रिशनर रिडक्शन। ठीक, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सिफ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले होगी सिफ रिएक्शन, रिएक्शन होगी और यहाँ पे निकल जाएगा वाटर और नाइट्रोजन, और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेसिक एथिलाइन ग्लाइकोल के साथ, हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो ये पूरा का पूरा निकलता है रिडक्शन के बाद, और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस निकलती है और हमारा ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है। ठीक, बड़ी शानदार रिएक्शन है। मैं इसको मैकेनिज्म दिखाने वाला हूँ तुमको अगली वीडियो में, जो भी बनाऊंगा तो उसमें हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन की, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी रिएक्शन है। कौन देते हैं इसको, जिसके पास भी एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, एक तो अल्फा हाइड्रोजन हो। तो सबसे पहले रिएक्शन होगी एल्डिहाइड की आपस में, और ये आपस में कंबाइन करने के बाद एल्डोल बनाते हैं, जिसको जब हम हीट करते हैं तो हमको देता है ये एल्डोल प्रोडक्ट। इसकी रिएक्शन ऑलरेडी मेरी वीडियो वीडियो पड़ी हुई है, तो उसके ऊपर आप जाके देख सकते हैं। इसमें कोई डाइल्यूट बेस वगैरह यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे भी बेस यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले कीटोन की रिएक्शन होगी, ये बनाएगा कीटोल, और यहाँ इसको हीट करने पे वाटर निकलेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट बन के आएगा। क्रॉस के केस में क्या होता है, क्रॉस के केस में जैसे यहाँ पे हम दोनों चीज़ें सेम यूज़ कर रहे हैं, एथेनॉल ही है, यहाँ पे प्रोपोन ही है, लेकिन जब हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक तो हमने यूज़ कर लिया लेट्स से एथेनॉल, और एक यूज़ कर लिया हमने प्रोपेनॉल। तो जब दो के बीच में अगर आते हैं तो हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। तो अराउंड यहाँ पे 4 प्रोडक्ट मिलते हैं हमेशा। ठीक है, जब एक से ज़्यादा हो और दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो। इन्होंने 2 दिखाए तो याद रखना। अगली बारी आएगी हमारी, दैट इज कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो के अंदर क्या होनी है, डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब दोनों का करवाया जाता है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें क्या होता है, डिसप्रोपिनेशन रिएक्शन टाइप है। डिसप्रोपिनेशन में क्या होता है कि सेम चीज़ का ऑक्सीडेशन भी होता है और सेम चीज़ का रिडक्शन भी होता है। तो यही एल्डिहाइड एक बार तो अल्कोहल रिड्यूस होकर बना लेगा, और दूसरी बार एसिड बना लेगा, जो कि ऑक्सीडाइज होकर बनाएगा। अगर हम ये ले लें, तो इसका अगर हम कराते हैं तो एक बार बेंजाइलिक अल्कोहल बनेगा और एक बार सोडियम बेंजोइड बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक, तो जब भी तुम इनकी रिएक्शन करवाओगे अमोनिया के डेरिवेटिव से, तो यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन होती है, इसके अंदर इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन निकल जाते हैं, किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, और ये बन के आता है। ठीक है, ये बन के आता है फर्दर, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर निकल जाएगा कंप्लीटली, ये जो निकल गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से अमोनिया के डेरिवेटिव्स डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ अमोनिया से करा दें तो बनता है इमाइन। अगर अमीन से करा दें, अमीन मतलब यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, यहाँ पर जुड़ा होगा तुम्हारा NH2। ठीक, तो यहाँ पे बन के आएगा, सिर्फ टेस्ट आता है इसके अंदर, और ये रिएक्शन मोस्टली एल्डिहाइड देते हैं। ठीक, अगर हम करवा दें हाइड्रोक्साइल अमीन से, तो हाइड्रोक्साइल अमीन होता है ये NH2, तब जो आता है तब ये बन के आता है ऑक्सिन। और अगर यहाँ पे बना हो इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजीन। तो ये बनाता है फिनाइल हाइड्रोजन प्रोडक्ट। और ये बनता हो तो ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं DNP। ठीक है, DNP टेस्ट। और ये जो बन के आता है ये होता है येलो कलर का, येलो कलर का PPT। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर ये हो तो ये होता है सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ पे बन के आता है सेमी कार्बाजोल। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें पहली आती है हेल बोरहार्ड जिनिस की रिएक्शन HZB। ठीक, इसमें क्या होता है, ये जो है, ये जो है इसको बोलते हैं हम एक तरीके से अल्फा कार्बन। इसमें ये अल्फा कार्बन पे से अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे, उसमें ब्रोमाइड जुड़ जाएगा बस। ठीक है,
तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन के आता है इसके अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मोस्टली पूछ लिया जाता है। ठीक, अब अगली रिएक्शन जो है हमारी वो है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में इसका ओ एच जाएगा, इसका एच जाएगा, याद रखना ये उल्टा होता है थोड़ा सा, और हमको एस्टर बनते हैं। ठीक, एस्टर्स जो होते हैं इनका यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स में और कहीं कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन में। ठीक है, याद रखना। और इनका ऑल्सो यूज आर फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, तो इनका यूज फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी करते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में सोडा लाइम का यूज किया जाता है और इसको हीट करते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट के साथ, जिससे क्या होता है ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन में। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को अगर आप Br2 से रिएक्शन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ Br3, तब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा बनेगा। क्यों? क्योंकि जो COOH ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा मेटा डायरेक्टिंग। अगर यहीं पे हम इसका करवा दें नाइट्रेशन, यानी कि अगर हम नाइट्रेशन करवा दें तो इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, जिससे अगला ग्रुप जो जुड़ेगा मेटा पे जुड़ेगा। अगर हम सल्फोनेशन करवा दें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टिंक्शंस एंड ऑर्गेनिक पेयर्स। तो डिस्टिंग्विश करना है कि भाई किस किस के, देखो नॉर्मली सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इसी चीज़ से आते हैं, बोले भाई दो तीन क्वेश्चन तो डाल ही देंगे जो टेस्ट पे बेस्ड हो। तो अगर बात करें हम एल्कोहल और फिनॉल, तो क्या याद रखना है कि जो अल्कोहल होते हैं डज नॉट गिव FeCl3 टेस्ट, और जबकि हम अगर बात करें FeCl3 के तो यहाँ पे क्या आता है, वॉयलेट कलर आ जाता है। ठीक, तो जो तुम्हारा FeCl3 होता है ना, ठीक, FeCl3 ये खुद होता है, ओके, ये खुद होता है येलो कलर का, देखने में तुमको येलो लगेगा। कुछ जगह पे तुमको बोलेंगे भाई भी ब्राउन कलर का है, कुछ जगह पे तुमको बोलेंगे पेल येलो है। ठीक है, तो पेल येलो कलर का भी होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं किसके साथ, फिनॉल के साथ, तो फिनॉल के साथ रिएक्ट करके ये बनाता है ये O C6H5। ठीक, वो भी 3 टाइम, ये होता है हमारा वॉयलेट कलर का। तो दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम कि भैया ये फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि ये रिएक्शन अल्कोहल के साथ पॉसिबल नहीं है। अगली रिएक्शन है हमारी बेंजल्डिहाइड और एसीटोफिनॉन के बीच में रिएक्शन, ये वही है हिप्नॉन। हिप्नॉन यानी कि इंसान को बेहोश करने वाली। तो बेंजल्डिहाइड जो है ना तुम्हारा, बेंजल्डिहाइड वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ टेस्ट नहीं देता। ठीक है, ये इनको यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है हमारी तरफ से। ठीक, तो याद रखना कि ये जो फेलिंग सोल्यूशन है ये नॉट गिव टेस्ट विद एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक, लेकिन टॉलन देता है ना, टॉलन दे देता है। ठीक, और एसिटोफेनोन के अंदर जो ग्रुप होता है वो होता है ये वाला कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप ना फेलिंग देते हैं और ना ही टॉलन देते हैं। अब बात करते हैं हम एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड के केस में क्या होता है, देखो एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो जब तुम बात करोगे एसिटिक एसिड की तो ये टॉलन टेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये टॉलन टेस्ट नहीं देता, क्योंकि टॉलन टेस्ट के देने के लिए इसके पास ग्रुप कौन सा होना चाहिए, ये ग्रुप होना चाहिए हमेशा, ये साला ग्रुप, और साथ में एच भी लगा हो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर होती है वो ये होती है, फॉर्मल्डिहाइड मतलब फॉर्मिक एसिड की ये। अब इसको अगर हम इधर से देख रहे हैं तो एसिड है, लेकिन अगर हम इसको इधर से देखें तो ये क्या है, ये एल्डिहाइड है। दैट्स वाई ये तो टेस्ट दे देगा, लेकिन एसिटिक एसिड के अंदर केस क्या है, एसिडिक एसिड में केस ये है, किधर से भी एल्डिहाइड ग्रुप नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ये टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट देगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। ठीक, अब बात करते हैं एथेनल की। एथेनल का मतलब होता है एसिटिक एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक, और यहाँ पे है प्रोपेनल, ये है प्रोपेनल, तो प्रोपेनल होता है ये। ठीक है, तो दोनों एल्डिहाइड है,
ये एसिटल्डिहाइड जो है ये आयोडीन एथिनल आयोडीन टेस्ट देगा, लेकिन प्रोपेनल आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। और रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है कि भैया आयोडीन टेस्ट देने के लिए ये ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है। ये छोड़ दो, ये सारा ग्रुप, ये ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके अंदर तो ये ग्रुप बन ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर एसिटल्डिहाइड की अगर हम बात करेंगे या एथिनल की बात करेंगे तो एथिनल के अंदर ये ग्रुप होता है, ये, दैट्स वाई। ठीक, अब बात कर लेते हैं प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, और यहाँ पे बात करते हैं हम एथेनॉल। तो प्रोपेनॉल और एथेनॉल के केस में अगर हम बात करेंगे तो ये भी जो आइडोफॉर्म टेस्ट होता है वो नहीं देता है, और ये वो सारा टेस्ट देता है। तो इसके बारे में भी हम फर्दर बात करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इट गिव्स आइडोफॉर्म, अगर पेंटेन टू नॉन की बात करें तो 2 पोजीशन पे जो है वही ग्रुप बन जाएगा। ठीक, तो ये देगा, लेकिन ये 3 वाला नहीं देगा। ऐसी बेंजोइक एसिड की बात करें तो ये NaHCO3 से रिएक्शन करता है तो CO2 देता है, हर एसिड जब रिएक्ट करता है तो। लेकिन बेंजीन ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं देती। तो ये कुछ टेस्ट थे जिसके बारे में तुम यहाँ पर अगर समझोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? इन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, और जो भी हमारा डिस्कशन आएगा उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि अभी तक के अकॉर्डिंग हमने कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, इस टेस्ट के अंदर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हमको पता चलेगा अभी क्या है। तो नेम द कंपाउंड, इस कंपाउंड को एक नाम देना है, ठीक है? तो चलो ठीक है, इसको नाम दे लेते हैं। तो सबसे पहले कभी भी किसी कंपाउंड का नाम देना हो तो उसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाना मत भूलो, ठीक? तो हम यहाँ पे लेट्स से इसकी ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमने क्या लिया है, पहला है इसका CH3, फिर है C डबल बॉन्ड O, फिर ये आ जाएगा CH, और एक है CH3 और एक CH3 यहाँ लगा है, इस तरीके से। अब इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो तुमको समझनी पड़ेगी। पहली कंडीशन कि भैया इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, तो ये फंक्शनल ग्रुप है। फिर लॉन्गेस्ट चेन देखो, तो 1 2 3 4, हमेशा याद रखना नंबरिंग जो होती है हमेशा क्लोजेस्ट कार्बन से होती है, जो सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप के पास पड़े। फिर ये आ गए हमारे ब्रांच, तो ये कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो ये 3 मिथाइल, ठीक। फिर क्या है, 4 है तो इसको बोलेंगे ब्यूटा, और नॉन, चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 ब्यूटानॉन या फिर लिखते हो 2 ब्यूटानॉन, ठीक है? तो मेन जो होगा वो यही होगा, 2 ब्यूटानॉन, ठीक। तो यहाँ पे 2 मिथाइल है तो गलत हो गया, 4 मिथाइल है तब भी गलत हो गया। आइसोप्रोपाइल मिथाइल कीटोन, ये IUPAC नाम नहीं है, ये तो कॉमन नाम है, तो ये भी नहीं है। फिर बचा है 3 मिथाइल 2 ब्यूटानॉन, चलो इसको सही बोल सकते हैं। अगर ये 2 यहाँ पे आ जाता तो ये और भी एक्यूरेट हो जाता। ओके, नाउ लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं प्रिडिक्ट द एसिड विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट से हम कौन सा एसिड नहीं बना सकते, ठीक है? तो याद रखना, तुम कोई भी एसिड बना सकते हो, तुम एसिडिक एसिड भी बना सकते हो, सक्सेनिक एसिड भी बना सकते हो, लेकिन फॉर्मिक एसिड नहीं बना सकते, ये तुमको याद रखना है। तो भाई फॉर्मिक एसिड नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑलरेडी एक कार्बन होता है, और अगर मैग्नीशियम यहाँ से कम अगर एक भी ग्रुप भेज रहा है तो कम से कम एक कार्बन भी उसके पास होगा, तब भी क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी। तो एटलीस्ट एक भी कार्बन होगा तो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो फर्दर आएगा जिसे मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊँ तो यहाँ पे ये आ जाएगा, तब भी 2 कार्बन आ रहे हैं, तो फॉर्मिक एसिड नहीं बन सकता। दैट इज द करेक्ट आंसर। याद रखना इस चीज़ को, और ये चीज़ आती प्रैक्टिस से है। ऐसा अगर लग रहा हो आपको कि बिना प्रैक्टिस के कुछ हो जाएगा, तो भैया मेरे बस की बात नहीं हुई तो तुम्हारे बस की बात भी नहीं होगी। तो हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कौन सा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर? तो हमने अभी तो बात की थी कुछ देर पहले कि भैया लोअर द मास, लोअर द मॉलिकुलर मास, मोर विल बी सॉल्युबिलिटी, मोर सॉल्युबिलिटी। मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी कुछ देर पहले। तो यहाँ पे है ये ब्यूटानॉल, यानी कि 4 कार्बन हो गए, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन हो गए, प्रोपेनॉल के अंदर 3 है, प्रोपेनल में भी 3 ही कार्बन है, ठीक। क्या बचा यहाँ पे, मैथेनल, मैथेनल में क्या है, 1 कार्बन है, तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फोर्थ वाले की। चलो फोर्थ वाला देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई बेंजल्डिहाइड है, रिएक्ट करता है एथेनोलिक केसीएन से टू गिव प्रोडक्ट। ये बताएं कि जब बेंजलिक को रिएक्शन हम करवाएंगे एथेनोइक केसीएन से तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, ठीक है?
तो चलो इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई क्या प्रोडक्ट बन के आएगा। ठीक है, ओके। तो पहली चीज़ है, इन्होंने बोला कि भाई C6H5CHOHCN बन के आएगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है, कुछ इस तरीके से C6H5CH और एक है OH और यहाँ पे इसी से जुड़ा है CN। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बोला कि एक प्रोडक्ट तो ये बन के आएगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, देखो ये है एथेनोलिक KCl। ठीक है, अब दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं हम, सी वाला। तो सी वाले प्रोडक्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या बना है, OH और COH। देखो ये तो होता है वाटर की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, CHOH और फिर CHO और फिर OH फिर C6H6। ठीक, तो ये सा वाला प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ये और देख लो, ये है फिर ये है और फिर ये है, तो यानी कि प्रोडक्ट क्या है, कुछ ये है C6H5CH और इस साइड में जुड़ा है OH। फिर दोबारा से क्या आता है, यहाँ पर आता है C और ये आता है डबल बॉन्ड और ये आ जाएगा C6H5। कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन के आता है। और इसके बारे में हम फर्दर जब मैं पूरी इक्वेशन दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी ये क्यों बन के आ रहा है। तो दैट्स द मेन रीज़न कि आपको इक्वेशंस के बारे में पढ़ना समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहे हैं नेम द कंपाउंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट की एक शर्त थी, वो हमने अभी देखी थी, कि जिसके पास भी ये ग्रुप हो या फिर ये ग्रुप हो, यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। ठीक, जो बिल्कुल इससे नेक्स्ट नंबर पे आ जाए, 2 नंबर पे OH आ जाए या फिर ये ग्रुप हो, तभी वो देता है। तो 2 पेंटानॉन की बात करें, 2 पेंटानॉन यानी कि ON ग्रुप जो आया है सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो ये देगा। ठीक है, तो ये तो देगा ही देगा। कौन सा नहीं देगा हम ये देखते हैं। एथेनॉल भी देता है, तो एथेनॉल ये सवाल आ जाएगा। तो एथेनॉल तो ये हो जाएगा CH3CH2 और ये आ गया OH। ठीक है, तो ये इस वजह से दे देगा क्योंकि ये दोबारा से ऑक्सीडाइज हो जाता है। फिर एथेनॉल भी देता है, 3 पेंटानॉल नहीं देगा, तो ये है करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर। कह रहे हैं प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस व्हेन एसिटल्डिहाइड इज हीटेड विद फैलिंग सोल्यूशन। फैलिंग सोल्यूशन के साथ हीट करने पर रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है, रेड पीपीटी, और वो होता है इसका। ठीक है, रेड पीपीटी होता है इसका। फिर कह रहे हैं टेस्ट यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में टेस्ट जो डिस्टिंग्विश करने में यूज होगा, तो हम अभी रिपीट कर रहे थे टॉलन टेस्ट। ठीक है, तो इसका क्या है, टॉलन टेस्ट। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर कि नेम द कंपाउंड कॉल्ड इमीन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कि कौन सा कंपाउंड है जो इमीन का डेरिवेटिव होता है और जब हम रिएक्शन करवाते हैं। तो तुमको याद होगा जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो वहाँ पे जो रिएक्शन हुई थी उसके अंदर क्या हुआ था, इमीन बन के आया था। ठीक, तो इमीन जो है बुक के अंदर काफ़ी डिटेल में जो पहला ऑप्शन है ना वही इमीन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ये, इसको बोलते हैं सिफ बेस टेस्ट। बहुत ज़्यादा फेमस है ये सिफ बेस टेस्ट के नाम से। नॉर्मली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बेस क्या होता है, अमोनिया। ठीक, तो सिफ बेस टेस्ट बोलते हैं इसको। अगला है प्रिडिक्ट द पेयर ऑफ कंपाउंड विद अंडरगो एल्डोल एंड कैनिजारो रिएक्शन। ये बताना भी दोनों पेयर कि जो दोनों के दोनों कैनिजारो में जा सकें और एल्डोल में भी जा सकें। तो याद रखना यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो पहले में अल्फा हाइड्रोजन हो दूसरे में ना हो। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक, लेकिन बेंजल्डिहाइड में नहीं है। सीधी सी बात है भैया, बेंजल्डिहाइड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें क्या होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये पहला ऑप्शन तो यही हो गया। तो अब देख लेते हैं, इसमें पहला यहाँ पर है, इसमें कोई नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, पहला है ही नहीं, इसमें भी पहला नहीं है, तो पहले फिर तीसरा होगा। तीसरे में जाते हैं प्रोपेनॉन। तो प्रोपेनॉन के अंदर यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन सी साफ सा दे रखा है, प्रोपेनॉल और एसीटोन का मतलब एक ही होता है, और फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, तो वही हमारा पहला ऑप्शन मिल गया। इस तरीके से भी आप तुम इन क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। ओके, ओके, वी रीच टू द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th पे हम पहुंच चुके हैं और इसी तरीके से हम इसको निपटा देंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है कि देखो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड अल्कोहल।
इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो अगर तुम इस ऑर्डर को लिखोगे ना तो ये कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर आते हैं फिनॉल, फिर आते हैं फिनॉल के बाद यहाँ पर वाटर, और वाटर के बाद आता है भाई एल्कोहल। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये ऑर्डर है तुम्हारा। कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल्स एंड अल्कोहल ड्यू टू, किस वजह से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अबे इससे क्या लेना देना यार, ठीक है, इससे कोई लेना देना थोड़ी ना होगा हमको। फिर है फॉर्मेशन ऑफ डायमर की वजह से, नहीं, वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है एक तरीके से डायमर। फिर हाईली एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से, नहीं, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, हाईली एसिडिक भी नहीं होता वो। ठीक है, हाईली एसिडिक क्या मतलब, क्या हम मिनरल एसिड की थोड़ी ना बात कर रहे हैं। फिर क्या है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ देयर कॉन्जुगेट बेस, मैंने स्ट्रक्चर बना के दिखाई थी ना, वो इसी वाली है, सिंपल, दैट्स अ रीजन। अब बात करते हैं हम अजर्शन रीजन के। ठीक है, अजर्शन रीजन में अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट, ओके लेट मी चेंज इट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ईथर्स कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। चलो इसके बारे में तो हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले तो ये डिस्कस किया था। ठीक है, ये ऑप्शन तो करेक्ट भी है, ट्रू है ये। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि देखो जी, देयर इज वीक molecular association in aldehyde and ketones arises out of dipole dipole interaction, ये भी बात की थी हमने, तो ये भी ट्रू है। और किस वजह से ट्रू है ये भी हमने देख लिया कि भैया ट्रू होने का रीज़न क्या है, तो ट्रू ये है और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले की। अगले वाले में क्या बोल रखा है इन्होंने, बोल रहे हैं कि देखो जी सुनो, आपके पास फॉर्मल्डिहाइड इज प्लेनर मॉलिक्यूल, एग्जैक्टली भैया प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो उसके बीच में जो कार्बन है ना, ये कार्बन जो है ना, ये sp2 है, ये कार्बन sp2 है। अब इस कार्बन के sp2 होने की वजह से क्या होगा, इस ज्योमेट्री बनेगी प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो भैया ये बात तो ट्रू है। फिर उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने अगले ऑप्शन में बोला है कि देखो जी, क्योंकि इट कंटेन्स sp2 कार्बन एटम, ये बात भी ट्रू है। भैया यही तो रीज़न था कि जिसकी वजह से वो प्लेनर था, दैट्स वाई ये भी क्या होगा, एक्सप्लेन कर रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इससे अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोल रहे हैं 13 में, बोला है कि देखो जी सुनो, कि कंपाउंड कंटेनिंग दीज ग्रुप, चलो जी, कंपाउंड कंटेनिंग दीज ग्रुप डी इजिली ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ये आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी कम होता है। ठीक, और भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होती है, कार्बन पे कम होती है, तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ये बात सच है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस टू एल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बात भी सच है, क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबको उठा के पटक सकता है ये। ठीक, सबको उठा के पटक सकता है। दोनों ट्रू हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन होगा। फिर बात करते हैं 14 का। 14 में उसने बोल रखा है कि सुनो जी, द मोलिकुलर मासेस ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 120 इंस्टीड ऑफ 60, यानी कि जो कह रहा है कि मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन इज 120 इंस्टीड ऑफ 60। अगर हम बेंजीन के अंदर बात करें इसकी मॉलिक्यूलर मास की, तो जो एसिडिक एसिड होता है ना ब्रो, वो रहता है इन द फॉर्म ऑफ डायमर। ठीक, अब डायमर होगा तो जैसे नॉर्मली अगर वो सिंगल यूनिट है ना, मोनोमर है ना, तो उसका 60 होता है, लेकिन डायमर मतलब दोनों मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, तो 120 हो जाएगा। तो बात तो सही है भैया, ये भी ट्रू बोल रहा है। फिर कह रहा है, ये आपने अगर सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पे बड़े अच्छे से इस पॉइंट को क्लियर करा है उन्होंने। अब बात करते हैं अगला, द कार्बोक्सिलिक एसिड exist as cyclic dimer in which two molecules of the acids are held together by two strong hydrogen bond. It is also true, यानी कि ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये दोनों को एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन हो गया ये वाला, सीधी सी बात है। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 15 पे, कह रहे हैं भाई द pKa ऑफ एसिडिक एसिड इज लोअर देन द फिनॉल। अब देखो pKa ये होता है pKa,
इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। ठीक, अगर इसकी ये माइनस का आ गया तो अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम होगा। ठीक, और अगर ये कम हुआ, ये कम हुआ, तो ये एसिडिक ज़्यादा होगा। अब इसकी वैल्यू ज़्यादा कैसे होगी, जैसे सपोज करें हम इसकी बात करें के की, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि लेट्स से मेरे पास ये है एसिडिक एसिड। अगर मैं इसको डिसोसिएट करूँगा तो ये आ जाएगा COO माइनस प्लस H पॉजिटिव। अब मैं इसको फॉर्मूले में रखूँ के तो मैं ऊपर रखूँगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा CH3COO माइनस, और यहाँ पे आ गया H पॉजिटिव, और नीचे आ जाएगा मेरा CH3COH। ठीक है, इस तरीके से ये बन के आ गया। अब जब ये बन के आया तो मैं इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट साइड होगा, उतनी ही वो रिएक्शन एसिड क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, और इतनी ही के की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब जितना के ज़्यादा होगा तो निगेटिव होने की वजह से ये क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए, और ये जितना कम होगा ये इतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पी के ऑफ द एसिडिक एसिड इज लोअर, ऑफ कोर्स होगा लोअर। क्यों, फिनॉल से, क्यों, क्योंकि एसिडिक एसिड मोर एसिडिक होते हैं फिनॉल से। कहना है फिनॉक्साइड आयन इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन द एसिडिक एसिड। तो अगर हम बात करें ये सी वाली बात, तो देखो भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज, कोई भी चीज़ स्टेबलाइज है तभी वो ज़्यादा उस डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, फॉल्स हो गई, ये क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखने हैं, दो चार क्वेश्चंस हैं, अगर तुम उनको ठीक से ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो यू विल गेट द आंसर। इट्स वेरी सिंपल। नाउ आई एम गिविंग यू वर्क फ्रॉम होम, कि तुमको ये काम जो करना है मेरे को होम से करके दिखाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तुमको घर से करने हैं, एंड देन इफ यू थिंक कि आप कैपेबल हैं टू डू दैम, देन यू कैन सेंड द आंसर्स ऑन माई दिस नंबर, or as you send the answer I'll respond to you in just after watching them or checking them on the WhatsApp. God bless you, have a nice day, I'll see you soon. And it was a wonderful experience we shared right now. And all the name of the equations number wise I'll upload them in a short period of time. God bless you, have a nice day, thank you very much.